हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक भारत के इतिहास को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज से, और आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए जहां पर हमने पिछली बार होल्ड किया था उसके आगे से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि चैप्टर बाय चैप्टर हमारा पूरी सीरीज कवर हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर में, वो मैं आपको आगे सिलेबस में दिखा भी दूंगा। ठीक है, किस तरह से आपका सिलेबस जो है कवर हो रहा है चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के पूरे कार्यकाल पर आज हम बात करने वाले हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम उन विभिन्न सुधारों पर भी आज के सेशन में चर्चा करेंगे। जो भी नए छात्र हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों इसमें पहले, इस सीरीज में पहले सिर्फ हिंदी का कंटेंट ही मिल रहा था आपको, लेकिन अब से जो है ना, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के कंटेंट आपको मिलेंगे, दोनों ही मीडियम के कंटेंट मिलेंगे आपको, हिंदी भी और इंग्लिश भी। क्लियर है, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छे से कवर कर पाए। और इसके अलावा प्लेलिस्ट को विजिट करना बिल्कुल ना भूले। प्लेलिस्ट में आपको आपकी आवश्यकता के सभी सब्जेक्ट पूरे विस्तार से पढ़ने को मिल जाएंगे, और उनकी नोट्स भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है। और इन सब के अलावा यदि आप प्रॉपर तरीके से बिना कोई फीस दिए हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं, चाहे बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर किसी भी ईयर में हो, यदि आप प्रॉपर तरीके से और डेली बेसिस पे स्टडी करना चाहते हैं, वो भी बिना फीस दिए, तो वो उसके तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। सेशन के लास्ट में पूरी मैं आपको एक शेड्यूल बताने वाला हूं, कैसे कैसे आप हमारी सभी क्लासेस ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इस सब के अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, वो भी निःशुल्क रूप से नोट्स के साथ में, लेक्चर तो हर कोई प्रोवाइड करता है, नोट्स आसानी से और फ्री क्लासेस में आपको नहीं मिलती है। तो चैप्टर बाय चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप हम एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं इस चैनल पर। तो यहां पर यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना एक प्रॉपर तरीके से चाहते हैं, तो प्रज्ञान हिंदी, जो कि YouTube का ही एक अन्य चैनल है जो हमारे द्वारा ही प्रारंभ किया गया है, जल्दी से जाकर के उसको सब्सक्राइब कर ले। नाम लिखा हुआ है प्रज्ञान हिंदी। ठीक है ना, YouTube पर टाइप कीजिएगा प्रज्ञान हिंदी, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको हमारे इमेज देखने को मिलेगी, उसको जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलना प्रारंभ हो जाएंगे क्लासेस के। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पर। उससे पहले आप सिलेबस देख लीजिएगा। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सभी सेशन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी आपका ये सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक होने जा रहा है आज, सेकेंड यूनिट का। ठीक है, उसके बाद में थर्ड यूनिट कंटिन्यू कर देंगे हम। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, काफी लंबा सिलेबस है। लेक्चर भी इसमें मान के चलिए कम से कम 40 कम से कम क्लासेस होने वाली है इसके अंदर। 40 क्लासेस में इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या डिस्कस करने वाले आज के सेशन में, तो सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे, उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के विभिन्न सुधार देखेंगे। सुधारों में भी आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, न्याय संबंधी सुधार, शिक्षा सुधार और सामाजिक सुधार। तो ये 5 प्रकार के सुधार, वो ध्यान रखिएगा। ये जो सुधार है ना, ये कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, और इस दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक सिर्फ बीए के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि जो भी यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्याख्या को डिस्कस करेंगे। व्याख्या, अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि व्याख्या वाला पॉइंट क्यों और किस लिए रखा जाता है, और उसमें किस प्रकार के कंटेंट को शामिल किया जाता है। कई बार लेक्चरों में मैं आप लोगों को बता चुका हूं इसके महत्व के बारे में, व्याख्या वाले पॉइंट के महत्व के बारे में। ठीक है ना, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो दोस्तों अब भारत में गवर्नर जनरलों का आना, एक क्रम आना प्रारंभ हो चुका था, और उसी क्रम में 1828 से लेकर 1835 तक का कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक पूरा करते हैं। ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर के भारत में आते हैं, और 1835 तक इनका कार्यकाल रहता है। इन सभी, अब तक के सभी गवर्नर जनरलों में हम बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अपनी कंपनी को तो फायदा पहुंचाया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, साथ ही साथ में भारतीय जनता के सुख की भी इन्होंने चिंता की थी। और उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि एक प्रशासक का कर्तव्य होता है, इवन मुख्य कर्तव्य होता है कि वह जनता के सुख या जनता के कल्याण और जनता की समृद्धि की परवाह करे, ध्यान रखे। वही एक सच्चा जो है प्रशासक हो सकता है।
और इसी आदर्श का अनुसरण करते हुए उसने अपने कार्यकाल में कई प्रकार के सुधार किए जो कि जनता को भी दृष्टि में रखा। कंपनी के लाभ को तो दृष्टि में उन्होंने रखा ही रखा, साथ ही साथ जनता के लाभ को भी या जनता के सुख को भी दृष्टि में रखते हुए कई प्रशासनिक, कई सामाजिक या आर्थिक और धार्मिक कई प्रकार के सुधार उन्होंने किए हैं। और इन्हीं सुधारों को हम आज के सेशन में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कौन कौन से सुधारों को जो है अंजाम दिया गया था, कौन कौन सुधार किए गए थे। ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के विशेष सुधार हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो किए गए थे और इन्हीं पर हम आज पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक सुधारों के बारे में, प्रशासनिक सुधार, न्याय संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधी और सामाजिक सुधार। ये 5 सुधार है। क्लियर है। चलिए तो एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आर्थिक सुधारों की बात करते हैं। तो आर्थिक सुधारों में भी कुछ पॉइंटों को इंक्लूड करेंगे। अब यहां पर देखिए सेशन की खूबसूरती देखिए कंटेंट की, कि यहां पॉइंट के अंदर आपको पॉइंट देखने को मिल रहे हैं ताकि जो भी आपका कंटेंट है या जो आपकी स्ट्रेटजी है वो पूरी मिक्स ना हो। जितना भी आपका कंटेंट है वो मिक्स ना हो, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप चलते हो तो यदि दोस्तों आपको ये डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यदि आपको पॉइंट भी याद रह जाता है ना तो आप उसकी डिटेल जितनी चाहे उतनी लिख सकते हो। शर्त यही होती है कि आपको पॉइंट बेहतर तरीके से समझ आ गया होना चाहिए। ठीक है। तो आर्थिक सुधारों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आर्थिक क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए या कहें कि कंपनी पर जो भारी बर्डन था, कंपनी लाभ तो कमा रही थी लेकिन जितना लाभ वो कमा सकती थी उतना लाभ नहीं कमा पा रहे थे। रीजन, कई प्रकार के घोटाले कंपनी में हो रहे थे, कई प्रकार के अनावश्यक खर्च कंपनी के द्वारा किए जा रहे थे जिसके कारण कंपनी का लाभ निरंतर रूप से घटता ही जा रहा था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसी बात को समझा, परखा और देखा और प्रयास किया कि किस तरह से कंपनी के खर्चों को कम किया जा सकता है। तो उसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले जो नौकरी पेशा वाले लोग थे उनमें किए जा रहे खर्च को कम करने का प्रयास किया। कैसे प्रयास किया? क्योंकि इनके सेना की अगर हम बात करें तो सेना में 2 प्रकार की सेना हुआ करती थी, एक सैनिक और एक असैनिक नौकरियां। 2 प्रकार की, माफ कीजिएगा, सेना नहीं बल्कि 2 प्रकार के कर्मचारी हुआ करते थे, एक तो सैनिक प्रवृत्ति वाले और एक असैनिक प्रवृत्ति वाले। ठीक है। तो सैनिक और असैनिक, सैनिक प्रवृत्ति वालों में क्या किया, उनमें कुछ पदों को कम कर दिया उन्होंने, और असैनिक जो नौकरियां थी, जो असैनिक चूंकि देखिए सेना को मजबूत बनाना, मिलिट्री को मजबूत बनाने का तो हर एक गवर्नर जनरल के सामने एक चैलेंज रहा था और हर गवर्नर जनरल ने प्रयास किया कि उसकी मिलिट्री अर्थात की सेना जो है ना मजबूत और ज्यादा मजबूत बन सके ताकि वो आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो असैनिक नौकरियां थी, जो दूसरे अन्य पद थे, उनमें खर्चे की कटौती करना बेंटिक ने प्रयास प्रारंभ कर दिया। उनके वेतन को कम कर दिया और जहां पर आवश्यकता नहीं थी उन कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया। तो ऐसे करके उस समय में लगभग उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए बचाए थे, 1.5 करोड़ रुपए की सेविंग की थी, जिससे कंपनी के लाभ में अचानक से फिर से वृद्धि होने लगी। इसके अलावा कुछ ऐसे पद थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी। बेंटिक ने यह देखा कि कौन से ऐसे पद है जिनके बिना भी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, और ऐसे पदों को उसने तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया। तो अनावश्यक पदों की उन्होंने समाप्ति कर दी। इसके बाद में जो न्याय विभाग में जो अव्यवस्था फैली हुई थी, या कहें कि न्याय विभाग में जहां अनावश्यक रूप से पुराने गवर्नर जनरलों के द्वारा कुछ नियम लाए गए थे, या कहें कि कुछ विशेष सुविधाएं दी गई थी, वो जिनके माध्यम से कुछ ज्यादा ही खर्च कंपनी का बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे खर्च को रोकने के लिए उन्होंने उस समय में 2 प्रकार के न्यायालय चल रहे थे, 2 प्रकार के दोहरे और अपीलीय न्यायालय। दोहरे न्यायालय क्या होते दोस्तों? ये प्रांतों में घूम घूम कर जनता को न्याय प्रदान करते थे। दोहरे न्यायालय घूम घूम कर जनता को जो है न्याय प्रदान किया करते थे, और अपीलीय न्यायालय जो दोहरे न्यायालय हुआ करते थे, जो दौरा करते हुए न्याय प्रदान करते थे, इनकी सुनवाई अपीलीय न्यायालयों में की जाती थी। ठीक है। तो बेंटिक ने देखा कि ये जो 2 प्रकार के जो 2 न्यायालय हैं, इनसे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत इन न्यायालयों को समाप्त कर दिया। और समाप्त कर देने से क्या हुआ, इन पर जो खर्च हो रहा था वो खर्च भी अब कंपनी का बचने लगा। ठीक है। इसके अलावा अफीम के व्यापार की उत्तम व्यवस्था करना, अफीम के व्यापार की उत्तम व्यवस्था। उस समय कंपनी के व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार में सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट देने वाला सेक्टर था वो था अफीम वाला सेक्टर।
अफीम की खेती से कंपनी को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा था। लेकिन अब जिस खेती से सबसे ज्यादा लाभ, जिस व्यापार में सबसे ज्यादा लाभ होता है, तो अधिकतम लोगों की रुचि जो है ना उसी व्यापार में होती है। तो संभवतः पुर्तगालियों की, भारतीयों की या अन्य और भी यूरोपीय कंपनियां यहां पर थी या यूरोपीय लोग थे, उन सबकी दृष्टि अफीम के व्यापार पर ही थी। तो बेंटिक ने यहां पर अफीम के व्यापार को सुदृढ़ करने का प्रयास किया ताकि उसका एकाधिकार कंपनी के हाथ में आ जाए और संपूर्ण लाभ कंपनी को मिलने लगे। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक लाइसेंस प्रणाली प्रारंभ कर दी। मतलब अब कोई, जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस होगा वही अफीम का व्यापार कर सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति इसका व्यापार नहीं करेगा। वो लाइसेंस प्रणाली लागू करके पुर्तगाली कंपनियों को या पुर्तगाली व्यापारियों को इन्होंने इस क्षेत्र से बाहर कर दिया। स्पष्ट कर दिया ना कि जिसके पास लाइसेंस होगा, और ये पुर्तगालियों को लाइसेंस देते ही नहीं थे। बात समझ आ रही ना? तो साथ में ही उन्होंने ये लाइसेंस प्रणाली लागू करने के अलावा जहां से अफीम का व्यापार होना था, जिस रास्ते से व्यापार होना था, उस रास्ता ही चेंज उन्होंने कर दिया। रास्ता चेंज करते हुए उन्होंने बंबई के बंदरगाह को डिसाइड कर दिया कि अब यहीं से अफीम का व्यापार होगा और दूसरी जगह से व्यापार नहीं होगा। इस सारी प्रक्रिया से कंपनी को बहुत ज्यादा लाभ होने लगा, कंपनी के लाभ में अचानक से वृद्धि होने लगी। 5वें पॉइंट के रूप में हम इसको देख सकते हैं, जागीरों और रियासतों का अपहरण। जागीर और रियासतों का अपहरण। तो अब यदि आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो अब ये तो पॉइंट पढ़ते ही आपको दिमाग में आ चुकी होगी कि लगभग सभी गवर्नरों ने क्या किया था, हड़प नीति लाए थे ना। अडल हौजी की हड़प नीति के बाद से ये प्रथा चल पड़ी थी कि कैसे स्थानीय राज्यों को हड़पना है। जब कोई राजा महाराजा हुआ करते तो उनका जब कोई वारिस नहीं होता था, ठीक है, तो उनके राज्य को कंपनी के द्वारा हड़प लिया जाता था। इस तरह से कंपनी को अचानक से ही लाभ होने लगा और लाभ में अचानक से वृद्धि होने लगी। तो बहुत सी रियासतों और जागीरों को जब्त करके बेंटिक ने कंपनी की आय में बहुत ही दूरगामी जो है वृद्धि की थी। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट आपके आर्थिक क्षेत्र में सुधार को लेकर के। अब सुधार को लेकर मतलब ये मत समझ जाइएगा आप लोग कि बेंटिक ने आर्थिक सुधार हमारे अर्थात कि भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में किए थे, भारतीयों को दृष्टि में रखते हुए किए थे, नहीं। हर एक प्रशासक का प्रथम कर्तव्य होता है कि वह सबसे पहले प्रशासन का ध्यान रखे। इसी तरह से बेंटिक का भी पहला कार्य था कि वह कंपनी के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कार्य करे। ठीक है, चलिए। तो आर्थिक सुधार में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी अन्य प्रशासकों की तरह ही सबसे पहले अपने कंपनी के हित को ध्यान में रखा, अर्थात कंपनी के लाभ को ध्यान में रखा। कंपनी का लाभ होने के बाद भी अगर किसी योजना से जनता की भलाई हो सकती थी तो उन्होंने वो कार्य किया, और यदि जनता की भलाई करते हुए अगर कंपनी को हानि होती तो वो कार्य किसी भी गवर्नर जनरल ने नहीं किया था। ये बात भी विशेष रूप से याद रहे। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जितने भी आर्थिक सुधार किए थे, इन आर्थिक सुधारों को सबसे पहले तो उन्होंने कंपनी के लाभ को देखा इन आर्थिक सुधारों में, और कंपनी को लाभ होते हुए यदि जनता का कुछ फायदा हो सकता था तो ठीक है, अन्यथा जनता का जैसा भी हो, बस आर्थिक सुधार विशेष रूप से कंपनी के हित में थे, ना कि जनता या भारत के हित में। ये बस इतना पॉइंट विशेष रूप से याद रखिएगा। अगले हैं नेक्स्ट सुधार था प्रशासन संबंधी सुधार। तो प्रशासन संबंधी सुधार में भी इन्होंने कई सारे बदलाव किए। आप तो जानते हैं हर 5 साल में सरकार बदलती है वर्तमान में, तो जब भी कोई नई सरकार बनती है तो वो पुरानी सरकार के जो नियम चले आते थे उनमें चेंजेस करती है। तो इसी प्रकार से गवर्नर जनरल का भी ये कार्य होता था। तो सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। इनसे पहले के जितने भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्होंने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया था। तो अब ये सुनकर के खुश मत हो जाइए कि यार इन्होंने तो भारतीयों को उच्च पदों पर रखना प्रारंभ कर दिया। हाँ ठीक है, अच्छी बात थी, रखना प्रारंभ किया, लेकिन यहाँ पर ये भी तो देखिए कंपनी को इन्होंने लाभ कैसे दिया भारतीयों को उच्च पदों पर रखकर। जो इंग्लैंड के जो कर्मचारी होते थे, जो भी अधिकारी हुआ करते थे, उनको की सैलरी भारतीयों की सैलरी से ज्यादा हुआ।
तो भारतीयों को उच्च पदों पर रखने के पीछे इनका यही उद्देश्य था कि इनको वेतन कम देना पड़ेगा और अधिक सेवाएं ले सकते हैं और व्यवहारिक सेवाएं इनसे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि भारतीय उच्च पदों पर रहेंगे तो जनता भी शांत रहेगी, है ना। जो जगह जगह आंदोलन हो रहे थे उनमें भी थोड़ी सी ठंडा राहत मिलेगी। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीयों को उच्च पदों की नियुक्ति से पर प्रतिबंध लगा रखा था। किसने? कॉर्नवालिस ने। लेकिन अब कंपनी के साम्राज्य में पहले से बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुकी थी। पहले कंपनी साम्राज्य कम था लेकिन अब काफी बढ़ गया था, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों की अधिक आवश्यकता थी। तो अधिक आवश्यकता को बेंटिंक ने कैसे पूरा किया? भारतीयों को उच्च पदों पर स्थापित करके, नियुक्त करके। ठीक है, तो भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने से कंपनी का यही लाभ हुआ कि उनको वेतन कम देना पड़ा, तो कम वेतन में अधिक सेवाएं जो है इनसे ली जा सकती थी। इसके अलावा उन्होंने भूमि व्यवस्था में भी सुधार किया। भूमि व्यवस्था में 1822 ईस्वी में भूमि का बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था, जो बेंटिक के समय तक लगभग पूरा हो चुका था। तो इस बंदोबस्त का जो व्यवस्था थी, इसको करने से पहले भूमि की नाप कार्यवाही, है ना, नाप करवाई जाती थी, नक्शे बनवाए जाते थे और उपज के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता था। तो कुल मिलाकर के इनसे पहले के जो गवर्नर जनरल थे वो सिर्फ भूमि की नाप करके और उनसे कितना कर वसूल करना है वो आरोपित कर देते थे कि इतना पेमेंट से लेना है। लेकिन बेंटिक ने यहाँ पर कई प्रकार के रिसर्च करवाई और निरीक्षण करवाया। निरीक्षण के आधार पर ही जो है उनसे टैक्स वसूली का प्रावधान उन्होंने रखा। कैसे? कि सबसे पहले तो भूमि की नाप करवाई गई, कितनी भूमि किस किसान के पास में है। उसके बाद में उसका नक्शा बनवाया गया ताकि वो भूमि इधर उधर ना हो टैक्स लेते समय। इसके बाद में वो भूमि कितनी उपज पैदा करने की क्षमता रखती है, तो उस क्षमता के आधार पर इन्होंने जो है टैक्स आरोपित किया था इन लोगों पर, किसानों पर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बंदोबस्त व्यवस्था थी, हालांकि किसानों के लिए बुरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी किसानों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, विशेष लाभ नहीं हुआ था। हाँ, किसानों पर जिस प्रकार के किसान जो पहले प्रताड़ित किए जा रहे थे अन्य सरकार के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, उस प्रताड़ना से अब किसान बचने लगे थे, ये जरूर था, लेकिन कोई विशेष लाभ इससे भी नहीं हुआ था। इसके अलावा न्याय संबंधी सुधार में अगर बात करें तो न्याय की व्यवस्था में दोषों को दूर करने के लिए लॉर्ड बेंटिक ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे प्रांतीय न्यायालय का अंत करना। अभी हमने देखा था ना कि दोहरे न्यायालय और जो अपीली न्यायालय थे उनको समाप्त कर दिया था उन्होंने आय बचाने के लिए। तो प्रांतीय न्यायालय का अंत करना, सिविल न्यायालों के अपील तथा दोहरे के न्यायालय को कोई उपयोगी कार्य नहीं कर रहे थे, अतः उनको बंद कर दिया गया और उनके कार्यों को कमिश्नरों को दे दिया गया। ठीक है, ये आप पहले भी समझ चुके हैं। प्रांतीय न्यायालय मतलब वही दोहरे वाले और अपीली न्यायालय, उनको प्रांतीय न्यायालय के रूप में ही जाना जाता था। तो ये न्यायालय कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे थे, अर्थात कार्य नहीं कर रहे थे मतलब क्या हुआ कि इनसे कंपनी को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था। ठीक है ना, कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए उन न्यायालयों को बंद करके उनका जो काम था वो कमिश्नरों को दे दिया गया। प्रांतों में जो कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उनको पकड़ संभाल। ठीक है, इसके बाद में न्यायाधीशों के अधिकारों में वृद्धि। तो अन्य न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी। अधिकारों में वृद्धि करना मतलब क्या हुआ? उनके पर कार्यभार को और बढ़ा देना। ठीक है, तो 1829 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें जिला, सिविल और सेशन न्यायाधीशों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। अब उन्हें अनेक फौजदारी मुकदमों के अधिकार भी सौंप दिए गए। ठीक है, सिविल वालों को, सिविल न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनको फौजदारी मामले भी अब दिए जाने लगे थे। तो इस तरह से उनके कार्य का जो बर्डन था ना, अब वो बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्याय संबंधी सुधार के अंतर्गत देसी भाषाओं को न्यायालय की भाषा बनाना। तो देसी भाषाओं को न्यायालय की भाषा मतलब ये कि जब मुगल साम्राज्य था या मुगल राज्य था भारत में, तो उस समय फारसी भाषा यहाँ की न्याय की भाषा हुआ करती थी भारत की। मुगल प्रशासन का अंत हो जाने के बाद भी या पतन हो जाने के बाद भी जो है कई क्षेत्रों में अभी तक फारसी भाषा ही चल रही थी। और ये फारसी भाषा न तो न्याय करने वाले को समझ आ रही थी और न जनता को समझ आ रही थी। तो इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसका मतलब जब कोई भाषा को समझना मुश्किल हो जाए मतलब उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। तो इस कारण से इसको हटा करके अब फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया जाने लगा। कहां पर? न्यायालय की भाषा में फारसी भाषा को हटा करके और स्थानीय भाषाओं को या देसी भाषाओं को जो है अपनाया जाने लगा था। इसके बाद कानूनों का नियमबद्ध किए जाना। भाई पहले कानून, जब पहले न्याय दिया जाता था तो कोई कानूनों की कोई संहिता नहीं होती थी, लेकिन बेंटिक ने
अपने कानून को एक पूरा एक व्यवस्थित रूप दिया। जैसे आज है ना आपका सीआरपीसी, आईपीसी, उसमें पूरे कानून व्यवस्थित रूप से रखे गए हैं ताकि व्यवस्थित रूप से अपराध के अनुसार उसको दंड दिया जा सके अपराधी को। ठीक है, तो इसी प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है इस कार्य के लिए मैकाले को चुना था, लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले ने दंड संहिता तैयार की, वो कानूनों को इसमें एक प्रकार से एक स्थान पर संग्रहित कर दिया, मतलब दंड संहिता एक किताब बना दी, पूरी एक संहिता बना दी, उसमें सभी कानूनों को समाहित कर दिया ताकि अब किसी भी जज को, किसी भी न्यायाधीश को न्याय करने में समस्या नहीं आने वाली थी। वो संहिता को पढ़ेगा, दंड संहिता को पढ़ेगा, उसके अनुसार न्याय प्रदान करेगा जनता को। ठीक है, अब न्याय करना भी काफी ज्यादा सरल हो चुका था। तो मैकाले से पहले या कहें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय न्यायाधीश अपने अनुसार ही न्याय दे दिया करते थे, फिर उसकी अपील अगले न्यायालय में हुआ करती थी। लेकिन अब जब दंड संहिता का निर्माण हो चुका था तो अब सभी न्यायाधीश उसके अकॉर्डिंग ही सबको न्याय प्रदान करने की प्रथा उनमें चल चुकी थी। नेक्स्ट था शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा संबंधी सुधार, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बेंटिक ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए थे सुधार के। और हालांकि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ना बेंटिक ने जो सुधार किए वो हालांकि भारतीयों के पक्ष में भी थे और कंपनी के पक्ष में भी थे, दोनों ही पक्षों में थे। कारण क्या था, बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया और वो चाहता था कि भारत के हर एक व्यक्ति तक अंग्रेजी शिक्षा पहुंचे और अंग्रेजी शिक्षा में वो दक्ष बने, जिससे वो अपने लाइफ स्टैंडर्ड को तो ऊपर उठाएगा ही साथ में एक ब्रिटिशों की सोच वाली या कहें कि दिखने में भारतीय लेकिन अंदर से पूरी तरह अंग्रेज की फौज खड़ी करने में बेंटिक सफल हो पाता। सरकार ने 17 मार्च 1835 को घोषित किया कि अंग्रेजी भाषा ही शिक्षा का माध्यम होगी तथा शिक्षा पर व्यय किए जाने वाला धन अंग्रेजी साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा पर ही व्यय किया जाएगा। मतलब देसी भाषाओं को यहां पर कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो ये भी सब लॉर्ड मैकाले के सहयोग से बेंटिक के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। अब चूंकि ये समझिएगा यहां पर माध्यम क्या होगा, इंग्लिश, याद रहे इंग्लिश और अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान, ये दो शिक्षाओं पर विशेष फोकस किया गया था। जब कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई तो यह देखिए 1835 में बेंटिक ने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में भारतीयों को पाश्चात्य ढंग से चिकित्सा संबंधी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। पाश्चात्य ढंग से मतलब कि जिस प्रकार से इंग्लैंड में विज्ञान की शिक्षा दी जा रही थी, चिकित्सा की शिक्षा दी जा रही थी, उसी ढंग से भारत में भी इस कॉलेज में अर्थात कि कलकत्ता के इस मेडिकल कॉलेज में शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया गया। इस कॉलेज की स्थापना के बाद में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी इसी प्रकार के कई सारे कॉलेजों की स्थापना होना प्रारंभ हो चुका। सामाजिक सुधार में बात करें तो सबसे बड़ा इनका सुधार आता है सती प्रथा का निषेध। अब हालांकि यदि आपने विस्तार से पढ़ा होगा इसके बारे में तो आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि सती प्रथा का निषेध सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पर सिर्फ साइन करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बाकी इस प्रथा को समाप्त करने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी वो थे राजा राम मोहन राय और संभवतः उन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का निषेध हो पाया था। तो हिंदुओं में जो ये सती प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही थी, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध सुधारकों ने बेंटिक को इस प्रथा को बंद करने के लिए प्रेरणा दी और 1829 में उन्होंने एक नियम बना करके इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और अब सती प्रथा ये नियम बनने के बाद, ये अधिनियम बनने के बाद में, कानून बनने के बाद में यदि कोई व्यक्ति सती प्रथा का प्रचलन करता है या सती प्रथा का प्रचार प्रसार करता पाया गया या सती प्रथा का जो है अनुसरण करता पाया गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था इस कानून के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कानून बना करके इस पर पूर्ण नियंत्रण लगा दिया। इसके अलावा ठगों का दमन करने में भी इनकी बड़ी भूमिका थी। बेंटिक से पहले कई सारे ठग ऐसे थे जो कंपनी के माल को लूट लिया करते थे। तो विलियम बेंटिक ने 1500 के लगभग ठगों को बंदी बनाया तथा कई ठगों को फांसी पर लटका दिया और जिन ठगों को सुधरने का चांसेस थे उनको बंदी गृह में डाल करके उनको उसके चरित्र में सुधार के लिए बेंटिक ने जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय की स्थापना की और वहां पर इनको सुधार कार्य भी किया। वहां उन्हें सम्मान पूर्वक जीविका कमाने की शिक्षा दी जाने लगी और इस प्रकार बेंटिक ने ठगों का अंतकरण कर दिया।
मतलब उनको बदल दिया। तो ठगों को समाप्त करने में भी इनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। इसके अलावा प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण, तो इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या कहें कि इनसे पहले के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इनके द्वारा प्रेस पर एक कठोर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इन्होंने अब इस प्रेस के प्रतिबंध को काफी मात्रा में इसको ढील दे दी थी, है ना। काफी तरीके से, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेस को स्वतंत्र ही इन्होंने कर दिया था। तो समाचार पत्रों के प्रति बेंटिक की नीति उदार थी। वह प्रेस को असंतोष से रक्षा का साधन मानता था, प्रेस को असंतोष से रक्षा का साधन मानता था। 1835 ईस्वी में उसने प्रेस से नियंत्रण हटा दिया और स्वतंत्रता प्रदान कर दी। क्लियर है। कन्यावध पर प्रतिबंध, ठीक है, कन्यावध पर प्रतिबंध। तो इन दिनों राजस्थान के कुछ कबीलों में बहुत ही घृणास्पद और निर्मम प्रथा चल रही थी। वे अपने यहां पर कन्या का जन्म होते ही उसका वध कर देते थे। लॉर्ड बेंटिक ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर उसका उल्लंघन करने वाले को प्राणदंड देने की व्यवस्था की। ठीक है। इसके अलावा नरबली का निषेध किया। तो भारत के ही कई ऐसे क्षेत्र थे जैसे कि उड़ीसा, जहां पर असभ्य जातियां अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करती थी, व्यक्तियों की बलि चढ़ाया करती थी। ऐसी प्रथाओं को भी बेंटिक ने समाप्त करने में महत्वपूर्ण। तो ये 5 विशेष प्रकार के आपने सुधार देखे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और आपके समझने के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहां पर एक बात आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, जो देखिए, लेक्चर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, टॉपिक चाहे कोई सा भी हो, लेक्चर में देखिए मैं तो यहाँ प्रयास करता हूं कि मैक्सिमम कंटेंट में आपको यहाँ प्रोवाइड करूं। अगर आप यूट्यूब पे दूसरे चैनलों को देखते हो, किसी अन्य प्रोग्राम को देखते हो, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको टॉपिक सब एक्सप्लेन करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता है। उसके पीछे कारण क्या होता है कि कंटेंट कितना दें, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग प्रकार का कंटेंट होता है, तो कितना कंटेंट प्रोवाइड करें, यह एक बड़ी समस्या होती है ना। तो इस समस्या का छुटकारा आपको कैसे पाना है, कहीं भी कंफ्यूजन में ना रहे आप लोग, इसके लिए मैं आपको पूरे विस्तार समझा रहा हूं। हालांकि कोई यूट्यूबर इतना बताएगा नहीं डिटेल में आप लोगों को। देखिए, जो कंटेंट मेरे द्वारा भी दिया जा रहा है, ये आपके बीए एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप कभी इतिहास को पढ़ते हो, समाज शास्त्र, कोई सा भी सब्जेक्ट हो यार, आपने यहां पर पूरे टॉपिक को क्लियर कर लिया, समझ लिया अच्छे से। समझने के बाद में दोस्तों जो नोट्स में देता हूं उसका रिवीजन लगाइए। रिवीजन लगाने के भी बाद में आपके पास जो भी पुस्तक है, उस पुस्तक में उसी टॉपिक को खोल करके उस टॉपिक को पूरे विस्तार से कम एक बार जरूर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हर किताब में दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती है जो हर बार, अगर तो आप 1000वीं बार भी पढ़ोगे ना किताब को, तो आपको जितनी बार पढ़ोगे ना, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा किताब से, चाहे कितनी भी बार पढ़िए उसे। तो इसीलिए कहने का अर्थ यह है कि जितना हमारे द्वारा यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, उससे भी बहुत ज्यादा ज्ञान का सागर और ज्ञान का भंडार होता है किताबों में। तो कोई भी टॉपिक एक बार यहाँ क्लियर कर लिया, उसके एक बाद में सिर्फ आपकी बुक सिर्फ रटना नहीं, सिर्फ एक बार रीडिंग में लगानी है। उसी टॉपिक को एक बार रीड कर लिया ना आप लोगों ने, समझ लीजिए, उसके बाद में आपका वो टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा, पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, कल वाले सेशन में हम बात करेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, ठीक है ना। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति पर कल सेशन होगा। हालांकि इस पर सेशन में पहले ले चुका हूं, लेकिन इस सीरीज में नहीं लिया है, इस सीरीज में सेशन नहीं लिया है, लेकिन फिर भी एक नया सेशन इस पर लेंगे। 1857 क्रांति को पूरे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। 1857 क्रांति क्या थी, इसके पीछे होने के कारण क्या थे, क्या प्रभाव, जितने भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, सब पर हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, जो नए छात्र थे उनके लिए आपको क्लास को ज्वाइन कैसे करना है, तो मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए, यदि आपको कोई भी लिंक चाहिए, नोट्स चाहिए, लेक्चरों की लिंक चाहिए, तो यहां पर ऊपर आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप जो है मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आपको वेट करना होगा, रिप्लाई में टाइम लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो की, वहां पर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस आप हमारी ले सके, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा नोट्स, सभी नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलती है। जैसे मैंने आज ये पढ़ाया आप लोगों को, तो इस लेक्चर की नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो सभी नोट्स एक साथ चाहिए तो आप या तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको आसानी से ये सभी लिंक प्राप्त हो जाएगी।
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन पसंद आया हो तो यार थोड़ा लाइक माइक ठोक दिया करे, ठीक है ना। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे सेशन के मिलते रहे। अब मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।